नमस्कार। पन पड़ाव में आपका स्वागत है। आज के सफ़र में श्री शेखर जोशी जी की लिखी कहानी कोसी का घटवार। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी खप्पर में 1/4 से अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर लगा दिया। बाहर आते आते उसने एक बार और खप्पर में झांककर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सिर के बालों और बाहों पर आटे की हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला आया है। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद पड़े हैं। कोसी के किनारे है गोसाई का यह घट, पर इसकी चाल भी ऐसी है कि लद्दू घोड़े की चाल को मात दे देती है। चक्की के नीचे खंड में छिछर छिछर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथनी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर दही की मथनी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथनी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात सुनाई नहीं देती, और अब भले नदी के पार से कोई बोले तो बात यहाँ तक सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटने तक मोड़कर गोसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फरलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी भी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल करके वहीं से आवाज़ दे दी, हैं हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गोसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ही ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव से उठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते हुए कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट से टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज़ के साथ मथनी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पत्थरों के बीच में टकने टकने पानी भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिरैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया?
लौट तो वो जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसा कोई प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटने तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गोसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा सा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की ये शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सिलवटों को ठीक करते करते गोसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों के बाएं कोने में हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गोसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वे भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध हैं। उस बार छुट्टी की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सिर पर क्रॉस खुकरी की क्रेस्ट वाली काली किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बैठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गोसाई को इस रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गोसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह नहीं आई थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गोसाई उस दिन उसे ना मिल सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछा पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पताल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ का शिकार करने के बहाने अकेले जंगल में चला गया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते हुए गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गोसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या ऐसा ही कुछ। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी।
उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छुट्टी बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत की भी खूब, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है, लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गोसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गोसाई उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन ना करने के अपराध में। सोचते सोचते गोसाई बड़बड़ाया, साला जूडेंट। गोसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित ज़रूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज़ करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए थे। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा, 15 साल बाद, रिजर्व में आने पर। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया उसने। पर नदी की है तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गोसाई। और चारों ओर कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गोसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सिर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने के लिए क्यों बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने का उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गोसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर पर अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाली थैली को पलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़िया को उलट कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथनी की छिछर छिछर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का हल्का संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गोसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने मुड़कर देखा। कपड़े का पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ रहा था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया,
लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर भीतर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसकी ध्वनि के साथ गोसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल गया था, जो अब गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफ़ेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज़ धूप में बोझा सर पर रखे हुए गोसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई ना टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देरी तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं किया। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वे दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथ तथा सर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने के लिए बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने के लिए उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच गई थी। गोसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह ज़ोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में सभी उसे इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार ना करने पर दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकालकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गोसाई बैठा था। निकट स्थान पर दाड़िम का एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में जाने पर कितनी देर में लंबर मिलता। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीष वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण कर लिया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते हुए लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई के इस रूप को देखने पर हुआ।
विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम? जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया। वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गोसाई ने पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें ज़मीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। ज़मीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तो भी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ ही उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह मात्र केवल श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी के लिए आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। जंगलात का लीमा ढो ढोकर अपना गुजारा कर लूँगी। किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ सटाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठ गई। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गोसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँ में। कहता हुआ गोसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे पिसान की जगह जाकर उसने जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर एक ही बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई
और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुख कर कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 साल का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने यहाँ भी पहुँच गया है। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। महल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 1-2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक इनेमल का मग और एक एल्युमिनियम के मेमटिन में गोसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास ज़मीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गोसाई ना न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगीं। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी, जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ की बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब भी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट से टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे से सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गोसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएंगी। मैं तो अपने टेम से ही खाऊंगा। ये तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। नाना जी, वह तो घर से खा कर आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में कहा। रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ रहा था। चुप! आंखें तरेड़कर लक्ष्मा ने उसे डांटा। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यप्रद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा? गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी माँ की ओर देख लेता था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब खा क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया।
भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटियां खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होंठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसी ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज लेकर जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, अभी मेरे पास और है। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी कह रही थी, ये तो बात चली तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भरे बुरे सब दिन निभ जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। बरसों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा वह धीमी चाल चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टिन से 2-2.5 सेर आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध की ओर किसी को घूमते देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सिर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी।
वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट की आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी। और कहीं कोई स्वर नहीं था, सब सुनसान, निस्तब्ध। तो ये थी कहानी कोसी का घटवार। आज कहानियों का सफ़रनामा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।